आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर उन सभी को देख सकते हैं। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो यार कल हमने स्टडी किया था हमारे बाबर से रिलेटेड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हुमायूं से। तो चलो फटाफट से अपने आज के डिस्कशन को यार कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कहता है आपके हुमायूं का आपको टाइम पीरियड यहाँ पे बताता है, जो कि आपका 1530 से 1540 के बीच में या फिर 1555 और 1556 के बीच में आपको जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड आपकी हुमायूं का रहा था जब वो आपका राजा बना था। ठीक है, अब आपको बताता है हुमायूं डिवाइडेड इज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। अब यहाँ पे बताता है कि जो हुमायूं था ना, उसको जो भी उसके फादर के पास से प्रॉपर्टी वगैरह मिली तो उसने क्या किया, अपने सभी भाइयों के अंदर उसको बांट दिया। और भाई हर एक भाई को क्या मिली, एक प्रोविंस मिली, यानी कि आप लगा सकते हैं कि उसको पूरी कंप्लीट वहाँ पे स्टेट मिल गई। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरन वीकेंड हुमायूं कोज अगेंस्ट द अफगान कॉम्पिटिटर्स। और यहाँ पे बताते हैं कि जो भाई हुमायूं का भाई था जिसका नाम क्या था, मिर्जा कमरन था, उसने क्या किया, वो चाहता था कि जो हुमायूं है वो वीक पड़ जाए, यानी कि कमज़ोर पड़ जाए। किसके सामने, जो उनके खिलाफ थे, यानी कि उनके अगेंस्ट थे। कौन थे वो लोग, जो कि उनके अफगान कॉम्पिटिटर थे, यानी जिनके साथ में उनके युद्ध वगैरह होते रहते थे या फिर वाद विवाद चलते थे। तो उनके सामने हुमायूं कमज़ोर पड़ जाए, ऐसा कौन चाहता था, उसका भाई जिसका नाम क्या था, मिर्जा कमरन। अब आपको आगे कहता है शेर खान defeated हुमायूं एट द चौसा एंड द कन्नौज फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू द ईरान। अब बताते हैं कि जो आपका शेर खान था ना, उसने क्या किया, आपके हुमायूं को हरा दिया चौसा के अंदर। कब हराया, 1539 के अंदर। एंड जो कन्नौज के अंदर भी उसको हराया, उसको कहाँ पे हराया, वहाँ पे 1540 अंदर के अंदर हराया, यहाँ पे कन्नौज पे। अब बताता है और कहा कि भाई मतलब कि उसके ऊपर दबाव बना दिया हुमायूं के ऊपर कि उसको यहाँ से भागना पड़ा। और कहाँ पे जाके फिर वो छिपा, आपका ईरान के अंदर। आपको ये बात यहाँ पे समझाता है। अब कहता है इन ईरान हुमायूं रिसीव हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह, ही रिकैप्चर दिल्ली इन द 1555 बट डाइड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन द एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ईरान पहुंचने के बाद हुमायूं को किसका साथ मिल गया, आई मीन किसका सपोर्ट वहाँ पे जाके मिल गया, साफिद शाह का। और उसके सपोर्ट को पाने के बाद हुमायूं ने अगेन से दिल्ली को अपने कब्जे में यहाँ पे ले लिया, यानी कि वो अगेन से यहाँ पे राजा बन गया। और वो कब बना, 1555 में। और उसके बाद अगले ही साल यानी कि 1556 के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे हुमायूं की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब बताता है आपको अकबर के बारे में। कहता है अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। अब जो आपके अकबर थे, यानी कि आपके हुमायूं के पुत्र थे, वो सिर्फ 13 साल के थे जब वो क्या बने, यहाँ पे राजा बन गए, यानी कि आपके वो एम्परर यहाँ पे बन गए। हिज रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पीरियड्स। और यहाँ पे कहते हैं कि जो भी हमारे अकबर का यहाँ पे पीरियड है, हमने इसको 3 रीजन्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला आपका है वो है 1556 से लेके 1570 तक। अब कहते हैं अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ अ रेजिडेंट बेराम खां and the other members of the domestic staff. Military campaigns were launched as against the Suris and the other Afghans against the neighboring kingdoms of the Malwa and the Godawa and suppressed the revolt of his half brother Mirza Hakim. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो अकबर था ना, उसने उसके जो यहाँ पे उसके स्टाफ के मेंबर थे, जैसे कि बेराम खां हो गया या फिर और भी बहुत सारे मेंबर थे, उनकी हेल्प से बहुत सारे यहाँ पे क्या कैंपेन्स वगैरह चलाए। कैंपेन्स मतलब कि भाई जब हम आक्रमण करने जाते हैं भाई दूसरे के इलाके के ऊपर, तो वो उसने चलाए। और कहाँ कहाँ पे चलाए भाई, बहुत सारी जगह चलाए, जैसे कि आपके अफगान के अंदर हो गए, और भी बहुत सारे उसके यहाँ पे पड़ोसी साम्राज्य थे, जैसे कि आपका मालवा हो गया, फिर गोंडवाना हो गया। और जो उसके भाई का मतलब कि आधे भाई का रिवोल्ट था, उसको आधा भाई पता नहीं वो आधा भाई बोलता था, किसको बोलता था, मिर्जा हकीम को। उसने जो वहाँ पे रिवोल्ट वहाँ पे अकबर के खिलाफ करना चाहा तो उसके रिवोल्ट को भी वहाँ पे दबा दिया गया। और जो उज्बेक्स थे उनके रिवोल्ट को भी यहाँ पे अकबर ने दबा दिया। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड एंड 1569 रणथंभौर। अब यहाँ पे बताते हैं कि 1568 के अंदर जो आपका अकबर था उसने सिसोदिया जो कैपिटल है आपकी चित्तौड़ की, उसको अपने कब्जे में ले लिया और साथ में उसको अपने सीज कर दिया पूरा का पूरा। आई मीन आप समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पे अकबर का राज अब क्या हो चुका था, स्थापित हो चुका था। और 1569 के अंदर जो आपकी रणथंभौर थी वो भी यहाँ पे अकबर के अंडर में जा चुकी थी। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं हमारे अकबर के सेकंड रीजन को, जो कि था आपका 1570 से 1585 तक। अब यहाँ पे बताता है मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय द कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा।
अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो अकबर था ना, उसने आपका क्या किया, यहाँ पे गुजरात की तरफ तो आक्रमण स्टार्ट की ही, और साथ में यहाँ पे जो आपका ईस्ट साइड थी, यानी कि आपका यहाँ पे बिहार वगैरह हो गया, फिर बंगाल, उड़ीसा, यानी कि जो सारा आपका ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे भी साथ साथ में अटैक किए। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बट बाय द 1579-1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ द मिर्जा हकीम। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो भी उसने कैंपेन्स वगैरह यहाँ पे लॉन्च किए इस टाइम के पीरियड के अंदर, अब यहाँ पे उसका किसका रिवोल्ट भी शामिल था, आपके मिर्जा हकीम का भी रिवोल्ट यहाँ पे शामिल था। ठीक है, अब आपको बताते हैं अकबर के थर्ड टाइम पीरियड के बारे में, जो कि था आपका 1556 से 1605 के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बताता है। अच्छा, ये तो आपकी पिक्चर थी, यहाँ पे अब आपका थर्ड ये आता है 1585 से 605 तक। अब यहाँ पे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर कैंपेन्स वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट, कांधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविड्स, कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एंड ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ द मिर्जा हकीम। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो अकबर था ना, उसका साम्राज्य इस वाले टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, और उसने बहुत सारे कैंपेन्स यहाँ पे चलाए, और कांधार को भी अपने कब्जे में ले लिया, और सफाविद्स को यहाँ पे हरा दिया और उनको भी अपने कब्जे में ले लिया, और जो कश्मीर था उसको भी जीत लिया, और जो उसका यहाँ पे मिर्जा हकीम यानी कि उसका आधा भाई था, उसकी मृत्यु भी यहाँ पे हो जाती है। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड द बेरार कांदेश एंड द पार्ट ऑफ द आदमनगर वर एनेक्स्ड। और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका कांदेश था और आदमनगर के कुछ पार्ट थे वो भी क्या कर लिए, अकबर ने अपने अंडर में ले लिए। In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of the Prince Salim, the future Emperor Jahangir। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब यहाँ पे जो अकबर का बिल्कुल लास्ट का टाइम यहाँ पे आ जाता है, तो भाई जो उसका पुत्र था यानी कि सलीम था, जो हमारा फ्यूचर में जाके जहांगीर जो राजा बना था, वो उसकी बातों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे रहते थे। ठीक है, बाकी चलो अब हम आगे बात करते हैं, और अब हम बात करेंगे जहांगीर को लेके, जो कि आपको अभी भी उसका नेम पता चला है। क्या उसका नेम था? सलीम उसका नाम था यहाँ पे। अब इसका टाइम पीरियड जो आपका रहा वो रहा 1605 से 16 यहाँ पे 27 तक। ठीक है, अब कहते हैं मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू, कि भाई जो आपके अकबर ने यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे ना इसके आने से पहले, वो आज के टाइम पे भी कंटिन्यू रहे, यानी कि जब आपका जहांगीर आया तब भी वो यहाँ पे कंटिन्यू रहे। अब कहते हैं द सिसोदिया रूरल ऑफ मेवार अमार सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज लैक सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहुम्स एंड द आदमनगर फॉलोड। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो सिसोदिया का राजा था उसने क्या किया, इसको हम आपका मेवाड़ का राजा भी बोलते हैं, या फिर जो आपका अमर सिंह था उसने क्या किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो मुग़ल हैं हम उनके नीचे यहाँ पे काम कर रही हैं। और जो कि आपकी कैंपेन्स यहाँ पे सिख्स और जो आपके अहोम्स थे, आदमनगर थे, इनके खिलाफ चलाए गए थे, वो थोड़े यहाँ पे कम सक्सेसफुल हमें दिखाई दिए। प्रिंस कुरारम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रेबल इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, द एफर्ट ऑफ नूर जहांगीर वाइफ टू मार्जिनलाइज हिम वर वेरी अनसक्सेसफुल। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो प्रिंस था ना, जो इस राजा का बेटा था जो कि फ्यूचर एम्परर बनने वाला था, जिसका नाम हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने पिता के विरुद्ध ही रेबल कर दिया। और कहते हैं कि भाई जो इसकी जो यहाँ पे रानी थी ना, जो जहांगीर था उसकी पत्नी थी जो नूर जहां, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो वहाँ पे समझा नहीं पाई। कुछ बात यहाँ पे नहीं बन पाई। तो चलो यार अब हम स्टडी करते हैं हमारे शाहजहां को लेके। अब हमने जहांगीर के बाद आए शाहजहां, जिनका टाइम पीरियड आपका रहा 1627 से 1658 तक। अब यहाँ पे बताता है मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर द शाहजहां। आपके जो यहाँ पे कैंपेन्स वगैरह चला रहे थे वो लोग डेक्कन के अंदर, वो अभी भी कंटिन्यू रहे। ठीक है, द अफगान नोबल खान जहां लोधी रेबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। अब कहता है जो अफगान का नोबल था खान जहां लोधी, उसने क्या किया, रेबेल्ड कर दिया किसके अगेंस्ट में, यहाँ पे शाहजहां के अगेंस्ट में, लेकिन उसको क्या कर दिया, हरा दिया गया। फिर बाद में किसको, खान आपका जो ये थे खान जहां लोधी, इनको। अब कहते हैं आगे कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द अहमदनगर, द बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड द ओचा सीज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द कैंपेन्स टू सीज द बलक फ्रॉम द उज्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू द सफाविद्स। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है, जो भाई आपके शाहजहां थे वो कांधार को अगेन से हार जाते हैं उज्बेक से, और सफाविद्स क्या कर लेते हैं, कांधार के ऊपर अगेन से यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। और जो उज्बेक्स और जो बलाक था वहाँ पे उन्होंने जो कैंपेन्स चलाए थे वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं रहे। बाकी यहाँ पे जो अहमदनगर था, बुंदेलाज थे, इन सभी को हरा के उसने अपने कब्जे में ले लिया था। किसने, आपके शाहजहां ने। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्स शूड फॉर द
फॉर पीस इन। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका 1632 था, इस टाइम पे क्या किया, आपके अहमदनगर के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और फाइनली इसको अपने कब्जे में ले लिया और फिर बाद में यहाँ पे बिल्कुल शांति स्थापित कर दी। अब कहता है इन 1657-1658 देयर वॉर कन्फ्लिक्ट ओवर द सक्सेशन अमोंग द शाहजहां सन्स। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग द दारा सुखो वर किल्ड। शाहजहां वॉज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो इसके पुत्र थे, आपके शाहजहां के जो पुत्र थे जैसे कि औरंगजेब हो गया, और इसके 2 भाई और थे जैसे कि आपका दारा सुखो हो गई। ये जो आपके दारा सुखो वगैरह इसके भाई थे तो मारे गए, लेकिन जो आपका औरंगजेब था वहीं यहाँ पे राजा बना के चल के, और औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को यहाँ पे जेल के अंदर डाल दिया और बाकी की ज़िंदगी जो शाहजहां था उसने कहाँ पे गुजारी, अपनी जेल के अंदर गुजारी। ठीक है, बाकी चलो यार हम आगे स्टडी करते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे हमारे औरंगजेब के बारे में, और इसका टाइम पीरियड आपका रहता है 1658 से 1707 तक। अब यहाँ पे कहते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन द 1663 बट रेबल्ड अगेंस्ट इन 1680s। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई वैसे तो 1663 के अंदर जो यहाँ पे अहोम्स थे उनको इसने हरा दिया था, लेकिन 1680s के अंदर उन्होंने अगेन से इसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफाजी एंड द सिक्स वर टेम्परेरली अनसक्सेसफुल। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो इसने यहाँ पे कैंपेन्स चलाए आपके सिक्स और आपके यूसुफाजी के विरुद्ध, ये थोड़े कुछ टाइम तक टेम्परेरली क्या रहे, सक्सेसफुल यहाँ पे देखने को मिले। मुगल इन्वेजन्स इन द सक्सेशन एंड द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत्स ऑफ द मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो ऐसे कि वहाँ पे मुगल्स ने अटैक किया और भी बहुत सारे जो अंदर की पॉलिटिक्स आप सभी को पता है कि यहाँ पे राज दरबार के अंदर चलती रहती है, और जो आपके राठौर हो गए, राजपूत हो गए, इन सभी ने भी क्या धीरे धीरे वहाँ पे रेबल करना स्टार्ट कर दिया। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफ्टियन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई वैसे तो शिवाजी ने भाई स्टार्टिंग में क्या किया कि भाई मान लिया कि भाई जो मुगल्स हैं हम उनके नीचे काम करेंगे, आई मीन हम मुगल्स के नीचे हैं, लेकिन बाद में क्या सीन हो जाता है कि भाई जो ये औरंगजेब था ये शिवाजी की इंसल्ट वहाँ पे कर देता है, और जैसे वो यहाँ पे उसकी इंसल्ट कर देता है तो उससे क्या हो जाता है, जो शिवाजी होता है वो वहाँ से भाग जाता है, और भागने के बाद वो खुद को एक इंडिपेंडेंट राजा बना लेता है, यानी कि वो अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम वहाँ पे स्थापित कर देता है। प्रिंस अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट द औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठा एंड द डेक्कन सल्तनत। ही फाइनली फ्लेड टू दिस फाविद ईरान। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसके बाद जो इसका बेटा अकबर था उसने क्या किया, भाई इसके विरुद्ध में क्या कर दिया, बाद में रेबल्ड कर दिया औरंगजेब के विरुद्ध में, किसका सपोर्ट पाकर, मराठा और यहाँ पे जो डेक्कन के सुल्तान थे उन था, और बाद में फिर क्या हो जाता है, ये कहाँ पे भाग जाते हैं, ये आपके ईरान के अंदर भाग जाते हैं। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं यहाँ पे सेकंड के अंदर आफ्टर अकबर रेबिलियन, यानी कि जब अकबर ने यहाँ पे रेबल कर दिया उसके बाद क्या हुआ। आफ्टर अकबर रेबिलियन औरंगजेब सेंट आर्मी अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तनत। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन द 1685 एंड द गोलकंडा इन द 1687। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठा हु स्टार्टेड द गोरिल्ला वारफेयर। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब औरंगजेब के खिलाफ अकबर ने क्या कर दिया, रेबल कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, जो औरंगजेब थे उसने क्या किया भाई, अपनी आर्मीज़ को यहाँ पे डेक्कन की जो सल्तनत थी उनकी तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया, और बीजापुर को यहाँ पे जीत लिया 1685 के अंदर, और जो गोलकांडा था उसको भी यहाँ पे 1687 के अंदर अपने कब्जे में ले लिया। अब कहता है जो 1698 जब आपका आया तो जो औरंगजेब था उसने पर्सनली कहा कि भाई मैं खुद से यहाँ पे जो भी आक्रमण करने हैं उनमें मैनेज करूँगा, सारा कुछ मैं ही वहाँ पर संभालूंगा। और कहता है औरंगजेब हैज़ ऑल्सो had to face the rebellion in the North India of the Sikhs, Jat and the Satmis in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Maratha. His defeat was followed by the succession conflict amongst his sons। और यहाँ पे बताते हैं एंड में जो आपके औरंगजेब थे वो यहाँ पे मारे गए और फिनिश हो गए। उसके जाने के बाद जो उसके बेटे थे वहाँ पे उनके बीच में लड़ाई मच गई कि भाई मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, तो ऐसा कुछ वहाँ पे सीन अब बाद में आपका हो चुका था। बाकी चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे आप सभी को यहाँ पे बताता है मुगल्स ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, कि जो आपके मुगल्स थे वो कैसे यहाँ पे सक्सेस होते चले गए और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली और क्या कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे समझी।
अब कहता है दी मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्रीमोजीनियर्स वेयर द एल्डर सन्स इनहेरिटेड हिज फादर इस्टेट। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके मुगल लोग थे वो कभी इस बात के अंदर बिलीव ही नहीं करते थे कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रीमोजीनियचर हमारे बीच में होना चाहिए। यानी कि भाई अब मानो यार हमारे फादर नहीं रहे तो भाई इसके बाद जो बड़ा लड़का है वही राजा बनाया जाएगा और बाकी राजा नहीं बन पाएंगे। तो जो मुगल लोग थे वो इसके अंदर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल्स एंड द तिमूरिड कस्टम ऑफ द कॉन्स कोपर सैनिटरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमोंग ऑल दी सन्स। और यहाँ पे बताता है जबकि जो तिमूर की यहाँ पे चीज़ें चलाई गई थी, तिमूरिड के यानी कस्टम्स वगैरह थे उसके ऊपर बिलीव करते थे, जिसको हम कहते हैं कोपेरेनरी। और इसके अंदर क्या होता है गाइस कि भाई आप मतलब कि जो भी इसके मतलब कि पिताजी की संपत्ति थी वो सभी के सभी बच्चों के अंदर यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बताते हैं आपको, फॉलो द हाईलाइट्स पैसेज इन द टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर द रेबेलियस बाय द मुगल प्रिंसेस विच डू यू थिंक इज अ फेवर डिविजन्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीमोजीनियचर और द को पार्सिनरी। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई अब आप खुद सोचो इस बारे में और हमको भी कमेंट करके बताओ कि कौन सा सबसे बेस्ट रहता है। आपका प्रीमोजीनियचर बेस्ट रहता है यानी जिसके अंदर भाई हम अपना क्या करें कि भाई जो बड़ा सन है उसी को हम राजा बना दे, या फिर एक काम करें सभी के अंदर यहाँ पे इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर दे। तो अब इस बात को सोचो यार, हमको भी कमेंट करके पक्का बताना और जो भी आपका रीज़न हो आपका रीज़न भी वहाँ पे हमें पक्का देना। बाकी चलो यार हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम स्टडी करेंगे मुगल मैरिजेज विद द राजपूत्स, यानी कि जो आपकी मुगल राजा थे वो ज़्यादातर शादी आपकी जो राजपूत की यहाँ पे रानियाँ रहती थी उन जो राजपूत की यहाँ पे राजकुमारियाँ रहती थी उनसे करते थे। अब बताता है दी मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवा प्रिंसेस डॉटर ऑफ अ राजपूत रूलर ऑफ द अम्बेर मॉडर्न डे जयपुर। अब यहाँ पे कहता है कि भाई जो आपके यहाँ पे जहांगीर थे ना उनकी मम्मी कौन थी, वो एक कछवा प्रिंस थी जो कि आपकी किसकी बेटी थी, एक राजपूत राजा की बेटी थी जो कि आपका अम्बेर से था, या जिसको हम आज के टाइम पे जयपुर भी बोलते हैं। ठीक है, दी मदर ऑफ शाहजहां वॉज आ राठौर प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ द मारवार। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो शाहजहां था आपका उसकी जो माता जी थी यहाँ पे वो कौन थी, वो एक राठौर प्रिंस की बेटी थी जो कि आपका एक राजपूत राजा था और आपका कहाँ से था, मारवार से था, जिसको हम जोधपुर कहते हैं आज के टाइम पे। अब आपको आगे बताता है मुगल रिलेशंस विद द अदर रूलर्स, कि भाई जो आपके मुगल्स थे उनके बाकी राजाओं के साथ में कैसे यहाँ पे संबंध हमें देखने को मिलते हैं। टेक अ लुक एट द टेबल 1 once again you will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority, but as the Mughals became powerful many other rulers also joined the voluntarily. The Rajputs were a good example of this. Many of them married their daughters into the Mughal family and received high positions, but many resist as well। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और कहते हैं कि भाई क्या हुआ कि जो आपके मुगल्स थे आपको इस बात को आप जान चुके हैं कि क्या होता था कि भाई कोई अगर उनको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई हम मुगल के नीचे हैं तो वो उसके राज्य पे बार बार आक्रमण करते चले जाते थे। ठीक है, और बहुत सारे राजाओं ने जब इस बात को देखा कि भाई जो मुगल हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बनते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हम क्या करते हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं या फिर जो हमारी यहाँ पे लड़कियाँ हैं हम उनकी शादी यहाँ पे इनके साथ में कर देते हैं, तो इससे क्या होगा हमारे फैमिली रिलेशन के साथ में बन जाएंगे, उनके साथ मिलकर यहाँ पे हम भी पावरफुल बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे राजपूत जो राजाओं थे उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ ने इस बात को बिल्कुल इनकार कर दिया था। दिस सिसोदिया राजपूत ऑफ मारवार रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता है सिसोदिया राजपूत का और बताता है कि भाई इसने बहुत लंबे समय तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कोई यहाँ पे शादी वगैरह की। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर हॉनरेबल ट्रीटेड बाय द मुगल्स गिवन देयर लैंड्स बैक एज द असाइनमेंट द केयरफुल balance between the defeating but not humiliating their opponents enable the Mughals to extend their influence over many kings and the chieftains। अब यहाँ पे आप सभी को समझाता है कि जब बाद में आगे चल के आपके सिसोदिया राजपूत को हरा दिया गया मुगल्स के द्वारा, तो उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मुगल्स ने ट्रीट किया और उसकी जो भूमि उन्होंने ली थी उसको भी वापस कर दिया और उसके बीच में और अपने अच्छे रिलेशन यहाँ पे उन्होंने बनाने की इसके साथ में कोशिश की। ठीक है, अब आपको आगे बताता है बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लुक एट टेबल 1 अगेन, नोट दैट द औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। वट वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इंसल्ट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आप सभी इस बात को तो जान चुके हैं कि जो आपका
यहाँ पे शिवाजी था, उसकी इंसल्ट आपके औरंगजेब ने यहाँ पे कर दी थी। तो उस इंसल्ट का यहाँ पे क्या परिणाम हुआ, आप उसको एक बार सोचो, उसके बारे में स्टडी करो यार, हमको भी बताओ और आपको क्या बात उसे समझ में आती है, एक बार उस बात को देखो। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मनसबदार और जागीरदार से रिलेटेड। तो चलो एक बार इसको भी स्टडी कर लेते हैं और जानते हैं कि आपके जो मनसबदार होते हैं और जागीरदार होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये क्या चीज़ होती है। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse body of people from a small nucleus of the Turkish nobles. They expanded to include the Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and the other groups. Those who joined the Mughal service were enrolled as the Mansabdar. अब यहाँ पे आप सभी को समझाता है एक बात कि भाई उन्होंने क्या किया, बहुत सारे राजाओं को अपने अंडर यहाँ पे शामिल कर लिया, जैसे कि आपके अफ़गान्स के राजा हो गए, राजपूत हो गए, मराठे हो गए। इन सभी को शामिल करने के बाद आपको पता है कि भाई ये सभी किसके नीचे काम करते थे, यहाँ पे मुग़ल के नीचे काम करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई जो भी यहाँ पे मुग़ल राज्य को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन सभी को एक टाइटल दे दिया कि भाई ये सब क्या है, हमारे मनसबदार्स हैं। तो इस बात को अब यहाँ से आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। और ये चीज़ ज़्यादातर यहाँ पे जो तुर्किश के नोबल्स थे उनसे ये चीज़ यहाँ पे देखी थी और जाना था इसके बारे में। अब कहते हैं द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और अ रैंक। अब जो आपका मनसबदार है इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक ऐसी पोजीशन या फिर रैंक रखना। कहाँ पे रैंक रखना, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई जो मुग़ल थे उनके यहाँ पे कोई दिल के अंदर वो रैंक वगैरह रखते होंगे या फिर वैसे उन्होंने कोई इसको रैंक वगैरह दे रखी होगी बाकी राजाओं को, तो उन्हीं की बेस पे उन्हें यहाँ पे मनसबदार कहा जाता था। इट वॉज ऑल्सो अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स वन रैंक, सेकेंड रैंक, सैलरी एंड द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रैंक एंड द सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड द जाट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई उन सभी जैसे भाई रैंक के बारे में बताना, कितनी उनको सैलरी मिलेगी, कितनी वो अपने पास में मिलिट्री यहाँ पे रख सकते हैं, ये सभी बातें उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देख के बताई जाती थी। और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जाट बोलते हैं। ठीक है, द हायर द जाट द मोर द प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल पोजिशन इन द कोर्ट एंड द लार्ज हिज सैलरी। अब यहाँ पे कहता था भाई जिस भी नोबल के पास जितने ज़्यादा यहाँ पे जाट होगी उतना ही ज़्यादा उसकी यहाँ पे बड़ी पोजीशन होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब कहते हैं द मनसबदार military responsibility required him to maintain a specified numbers of the sawar or a cavalryman. The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded and they received money to pay them as salary। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो मनसबदार अपने आसपास जितने भी घोड़े रखते थे या फिर जितने भी सोल्जर्स अपने पास रखते थे उनको सभी की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती थी और सभी की डिटेल यहाँ पे रजिस्टर के अंदर नोट डाउन की जाती थी और उसी के बेस पे उनको यहाँ पे सैलरी भी दी जाती थी। ठीक है, बाकी चलो हम आपको जाट रैंकिंग के बारे में भी यहाँ पे बता देते हैं कि जो आपकी जाट रैंकिंग होती है इसका मतलब क्या होता है और कैसी ये रैंक यहाँ पे काम करती है। तो कहते हैं नोबल्स विद अ जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ द 1000 इन द अकबर रीजन। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जिस किसी भी आपके नोबल के पास 5000 की रैंक थी वो वही बड़ी रैंक थी एज़ कम्पेयर टू आपकी 1000 की रैंक से। अब आप इस बात को यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, तो यही बात आपको अभी तक समझाई है और कहता है कि भाई ये सभी बातें आपकी अकबर के टाइम पे यहाँ पे लागू थी। देर वर 29 मनसबदार विद अ रैंक ऑफ 5000। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अकबर के टाइम पे 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 रैंक थी, आई मीन 5000 वहाँ पे क्या थी, जात थी। By Aurangzeb region, the number of Mansabdar has increased to the 79. Would this have meant more expenditure for the state? अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो यहाँ पे आपका आगे चल के आपका दूसरा राजा आया औरंगजेब, उसके टाइम तक जो इनका नंबर था वो 79 तक पहुँच चुका था। अब आप इस बात को देख के समझ सकते हैं कि भाई इससे क्या हुआ, स्टेट के ऊपर और दबाव पड़ा होगा उनकी सैलरी को यहाँ पे करने के लिए। अब कहते हैं मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज द रिवेन्यू असाइन कॉल्ड द जागीर्स विच वर समवट लाइक द इक्ताज। यहाँ पे कहता था कि भाई जो उनकी यहाँ पे सैलरी थी वो उनको रिवेन्यू दी जाती थी, आई मीन जो भी टैक्स वहाँ पे इकट्ठा होता था उसके बेस पे, जैसे कि आपने पीछे इक्ता को भी स्टडी किया होगा। बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रेज्ड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई
ये लोग आपकी मुक्ति की तरह नहीं थे कि भाई वहाँ पे इनको लॉ और ऑर्डर भी मेंटेन करना था। इनको सिर्फ यही काम होता था कि भाई अपने यहाँ पे टैक्स को इकट्ठा किया और अपनी सैलरी ले ली, उसके बदले में ये वहाँ पे कुछ भी नहीं देते थे, ठीक है। उसके बाद जो इनके पास वहाँ से ऑर्डर आता था राजा के पास, इनको सिर्फ वही काम यहाँ पे करने होते थे। दे ओनली हैड राइट टू रिवेन्यू फॉर देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स वाइल द मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन द सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे कहता था कि भाई जो आपके मनसबदार होते थे वो खुद भी यहाँ पे सर्व करते थे बहुत सारे काम आपकी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, ठीक है। बाकी अब हम आगे स्टडी करते हैं हमारे अकबर के थोड़े बहुत रीजन के बारे में और देखते हैं क्या बातें हमें यहाँ पे समझाना चाहता है। तो यहाँ पे कहता है इन अकबर रीजन्स दीज जागीर्स वर केयरफुली असर्टेड सो दैट देयर वर रिवेन्यूज वर रफली इक्वली टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। अब यहाँ पे बताता था कि भाई जो आपका अकबर का रीजन था उसके टाइम पे जो जागीर्स वगैरह थी ये उनको दी जाती थी और यहाँ पे देखा जाता था कि भाई इसके पास जितनी जागीर दी जा रही है ये उतनी ही दी जाए जिससे कि भाई इसकी सैलरी यहाँ पे पूरी हो जाए, इसको ज़्यादा जागीर यहाँ पे ना दी जाए। बाय औरंगजेब रीजन्स दिस इज वॉज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफ्टन लेस देन द ग्रांटेड सम। और यहाँ पे बताता है कि भाई औरंगजेब के टाइम तक ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और वहाँ पे भाई वो इतना यहाँ पे कर इकट्ठा नहीं करते जितना कि वहाँ पे बताया जाता था। और यहाँ पे क्या होता था कि भाई कभी कर ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है। देयर वर ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मनसबदार विच मींट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव अ जागीर। और यहाँ पे कहता है कि भाई वहाँ पे जो क्या हुआ कि जो आपके मनसबदार थे उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो उनको बहुत लंबा यहाँ पे वेट करना पड़ता था कि भाई हमें कौन सी जागीर यहाँ पे मिलने वाली है। दीज एंड द अदर फैक्टर्स क्रिएट अ शॉर्टेज इन द नंबर्स ऑफ जागीर्स एज द रिजल्ट मैनी जागीर्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई क्या हुआ, इससे जो आपकी जागीर थी उनके नंबर में शॉर्टेज आ गई और इस वजह से जो जागीरदार थे आपकी वो क्या करते थे, अगर उनको जागीर मिल जाती थी तो भाई जितना ज़्यादा हमसे रिवेन्यू हो पाता है हम उतना इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी सैलरी जितने हमसे बटोरी जाती है हम बटोर लेते हैं। दे हैड अ जागीर। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन्स एंड द पीजेंट्री देयर फॉर सफर ट्रिमेंडसली। अब यहाँ पे बताता है कि भाई औरंगजेब अपने रीजन के लास्ट में बिल्कुल इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया और इस वजह से जो किसान वर्ग था उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ा और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गया। अब आपको बताता है जाबत एंड द जमींदार्स के बारे में। कहता है द मेन सोर्स ऑफ द इनकम अवेलेबल टू द मुगल्स रूलर वॉज द टैक्स ऑन प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। अब यहाँ पे कहता है कि जो सबसे बड़ा यहाँ पे पैसे का स्रोत था, मीन जो यहाँ पे इनकम का स्रोत था मुगल्स के लिए, वो क्या था कि भाई जो किसान वहाँ पे पैदावार करते थे वही था। इन मोस्ट प्लेसेस peasantry paid taxes through the rural elites, that is the headmen or the local chieftains. The Mughals used on one term jamidars to describe all intermediaries whether they were local heads of the village or the powerful chieftains। अब यहाँ पे बताता था कि भाई क्या करते थे जो आपके यहाँ पे मुगल्स के राजा होते थे, इन बड़े बड़े आपके चीफ या फिर इनको क्या कहा जाता था कि भाई ये विलेज के अंदर थोड़े अमीर लोग होते थे, इनकी हेल्प से वो क्या करते थे यहाँ पे कर को इकट्ठा करते थे। कहाँ से? विलेजर्स के पास से। और वो कौन थे? आपके जमींदार या फिर हम बोले जाबत। अब आपको आगे बताता है इसके बारे में, देखते हैं क्या कुछ बताता है और कहते हैं आपको यहाँ पे A corrupt officer receive a bribe and a tax collector punishing poor peasant। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर कोई करप्ट ऑफिसर यहाँ पे था तो भाई वो क्या करता था, वहाँ पे अपनी रिश्वत वगैरह भी ले लेता था और साथ में आपका जो टैक्स कलेक्टर होता था भाई वो किसी पीजेंट को, यानी कि भाई टैक्स इकट्ठा करते टाइम किसी यहाँ पे मजदूर वगैरह को या फिर किसी किसान को नुकसान भी वो पहुँचा देता था। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर तोदरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ द क्रॉप यील्ड्स एंड प्राइजेस आर areas and cultivated for a 10 years period 1570 and the 1580। on the basis of this data tax was fixed on the each crop in cash each province was divided into the revenue circles with its own schedules of the revenue rates for the individual crops। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो अकबर का एक मिनिस्टर बनाया था उसने तोदरमल नाम से, उसने सर्वे किया पूरे एरिया का 10 साल तक और देखा कि भाई कहाँ पे कौन सी फसल की पैदावार कैसी है और उसी के बेस पे उन्होंने आगे चल के वहाँ पे टैक्स लगाए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकम यहाँ पे मिली। दिस रिवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज द जाबत। और इस टाइप का जो रिवेन्यू सिस्टम वहाँ पे लगाया गया तो इसको हम क्या कहते हैं? जाबत कहते हैं। और जमींदार को मैंने आपको पीछे यहाँ पे समझाया था कि भाई वो लोग जो वहाँ से क्या इकट्ठा करते थे, टैक्स को इकट्ठा करते थे, ठीक है। अब आपको आगे इस बारे में बताता है इट वॉज प्रेवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर द मुगल एडमिनिस्ट्रेटेड कुड सर्वे द लैंड एंड
keep very careful accounts. This was not possible in the province such as the Gujarat and the Bengal. अब यहाँ पे कहता था कि भाई ये चीज़ जो आपकी गुजरात और आपकी यहाँ पे बंगाल की प्रोविंस है वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाई, ये आपके वहाँ के आसपास के एरिया में ही पॉसिबल हो पाई, जो कि सिर्फ उसने स्टडी किए थे. In some areas the जमींदार exercised a great deal of power. The exploitation by the Mughal administrators could drive them to the rebellion. और यहाँ पे कहता है कि भाई कुछ रीजन्स के अंदर जो आपके जमींदार थे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए और इसी ने उनको यहाँ पे भड़काया राजा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए. समटाइम्स जमींदार एंड द पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रेबिलियन अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. और यहाँ पे कहता है कि भाई बहुत बार तो एक कास्ट के लोग एक साथ में इकट्ठा होकर वहाँ पे विद्रोह करना स्टार्ट कर देते थे राजा के खिलाफ में. ठीक है. दिस पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी. और यहाँ पे बताता है कि भाई 7th सेंचुरी के एंड में ऐसे जो आपके यहाँ पे रिवोल्ट थे बहुत ज़्यादा बढ़ते ही चले गए. ठीक है. बाकी यार इसी के साथ हम आज के अपने पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं गाइज, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी. तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करना चाहिए, और वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ. तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी. तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय.